कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी केमिस्ट्री की पढ़ाई? अब हम लोग 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। सॉलिड स्टेट पढ़ लिया, स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ लिया ऑर्गेनिक में, फिर इनऑर्गेनिक में आए तो डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ लिया और उप सहसंयोजी यौगिक भी पढ़ लिया। वो अपन वापस फिजिकल पर आते हैं, चैप्टर 3 जिसका नाम है वैद्युत रसायन। आज हम ये स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि विद्युत रसायन का मतलब क्या है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी क्रियात्मक इकाई क्या होती है, उनको इंट्रोडक्शन क्या है, ये चीज़ें पढ़ेंगे। और इस वीडियो को ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखोगे तो आपको कंटेंट समझ में भी आएगा और साथ में ही आप नोट्स भी बना सकते हो। आपको किन्हीं व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ हर चीज़ नोट कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज वैद्युत रसायन। ठीक है, वैद्युत रसायन 2 वर्ड्स हैं इसमें। इन 2 वर्ड्स का मतलब क्या है, विद्युत और रसायन का कोई तालमेल है आपस में। ठीक है ना, तो इस तालमेल वाली शाखा को ही हम वैद्युत रसायन कहते हैं, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें से विद्युत ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को वापस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकेंगे, वो शाखा ही कहलाती है वैद्युत रसायन। ठीक है बच्चों, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अंतर परिवर्तन मतलब विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन और रासायनिक ऊर्जा का पुनः विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है ना, अब ये जो परिवर्तन किया जाएगा उस परिवर्तन के लिए हमें न किसी मशीनरी या किसी न किसी उपकरण की जरूरत पड़ेगी, किसी न किसी युक्ति की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, उस युक्ति को क्या कहते हैं हम, वो उस युक्ति का नाम है अपना जाना पहचाना नाम सेल। सेल जानते हैं ना बच्चों, तो वो सेल ही है यहाँ वह युक्ति जिसका उपयोग हम करते हैं विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में। ठीक है ना, तो वह युक्ति या उपकरण जिससे विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा को अंतर परिवर्तित किया जाता है, सेल कहलाती है। ठीक है, ये ही वैद्युत रसायन की जो क्रियात्मक इकाई है वो यही है, सेल। जैसे अपन कहते हैं ना अपने शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका। ठीक है ना, सेल, वो भी सेल होती है। वैसे ही यहाँ विद्युत रसायन की भी जो क्रियात्मक इकाई होती है वो होती है सेल। ठीक है ना, अब इस सेल में हमने 2 अंतर परिवर्तन करने होते हैं। क्या, एक तो विद्युत ऊर्जा को बदलना होता है रासायनिक ऊर्जा में और दूसरा रासायनिक ऊर्जा को बदलना होता है वापस विद्युत ऊर्जा में। तो ये सेल भी हो जाते हैं 2 प्रकार के, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है ना, विद्युत अपघटनी सेल क्या होंगे, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे, वो क्या कहलाएंगे, विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत ऊर्जा हम देंगे और रासायनिक ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। रासायनिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है बच्चों, रासायनिक ऊर्जा का मतलब होता है रसायन, हमें रसायन प्राप्त यानी कि पदार्थ प्राप्त होगा। ठीक है ना, और विद्युत रासायनिक सेल का मतलब, विद्युत रासायनिक सेल का मतलब है कि हम यहाँ रासायनिक ऊर्जा देंगे और हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, क्लियर बच्चों। ठीक है, विद्युत अपघटनी सेल का मतलब क्या हुआ, विद्युत अपघटनी सेल का मतलब हुआ विद्युत ऊर्जा को बदलेंगे हम रासायनिक ऊर्जा में, और विद्युत रासायनिक सेल का मतलब क्या हुआ कि रासायनिक ऊर्जा को हम बदल सकते हैं विद्युत ऊर्जा में। अब एक एक करके हम इन दोनों का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस वीडियो में, और इंट्रोडक्शन के बाद इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो समझ के इनकी क्रियाविधि को समझेंगे और इनमें अंतर देखेंगे हम कि विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में मुख्य अंतर क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं विद्युत अपघटनी सेल। देखो बच्चों, वे सेल जिनमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। ठीक है, डिफाइन हो गया है तो परिभाषा हो गई। जैसे जब हम गलित NaCl का विद्युत अपघटन करते हैं, ठीक है ना बच्चों, ये जो सेल हैं किस अभिक्रिया पर आधारित होंगे, विद्युत अपघटन पर, है ना। तो NaCl का जब विद्युत अपघटन करते हैं, गलित मतलब पिघला हुआ, तो हमें सोडियम ठोस के रूप में, S तथा Cl2 गैस के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये रसायन प्राप्त हुआ हमें सोडियम और क्लोरीन गैस, तो विद्युत ऊर्जा को हमने बदल दिया रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है ना, अब ये विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया होती है एक पात्र में कराई जाती है, उस पात्र को हम कहते हैं वोल्टामीटर या वोल्टता मापी। ठीक है ना, इस पात्र में हम विद्युत अपघटे जैसे NaCl है, या तो उसको गलित रूप में लेंगे, पिघला लेंगे, या उसका विलयन लेते हैं। ठीक है ना, यानी उसको किसी पानी में या किसी अन्य विलायक में घोलकर उसका विलयन प्रयुक्त किया जाता है। याद रखनी ये चीज़ कि हमेशा विलयन प्रयुक्त किया जाएगा या गलित अवस्था में प्रयुक्त किया जाएगा, ठोस अवस्था में यहाँ प्रयुक्त नहीं किया जाता। और एक जिस पात्र में कराई जाती है उसे हम वोल्टामीटर कहते हैं। और उस पात्र में जो हमने विलयन भर रखा है उस विद्युत अपघट्य में हम एक ही धातु की छड़ डुबोते हैं। ठीक है ना, एक ही धातु की छड़ डुबोते हैं और वो धातु अक्सर हम ऐसे यूज करते हैं जो अक्रिय हो, यानी उस विद्युत अपघट्य से क्रिया ना करे। ठीक है ना, ये जो छड़ डुबोते हैं इन छड़ों को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड।
ठीक है। इन इलेक्ट्रॉनों को फिर हम बैटरी से जोड़ देते हैं। एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ेंगे, दूसरे इलेक्ट्रोड को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ेंगे। जो छड़ इलेक्ट्रोड के धन टर्मिनल से जोड़ी जाएगी उसे हम एनोड कहेंगे, जो ऋण टर्मिनल से जोड़ी जाएगी उसे कैथोड कहेंगे। ठीक है ना। लेकिन एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है बच्चों आपको कि यहाँ एनोड और कैथोड का मतलब ये नहीं है कभी भी कि जिसको हमने धन टर्मिनल से जोड़ दिया वो एनोड बन गया और जिसको ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया वो कैथोड बन गया, ऐसा कभी भी नहीं है। विद्युत सेल चाहे कोई सा भी हो, चाहे विद्युत अपघटनी हो चाहे वो विद्युत रासायनिक हो, ठीक है, वो हमेशा पहली बात तो रेडॉक्स अभिक्रियाओं पर आधारित होते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया होती हैं 11 में पढ़ा है हमने पूरी डिटेल। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, जिनमें एक अभिक्रिया ऑक्सीकरण की होती है, दूसरी अभिक्रिया अपचयन की भी होती है और दोनों साथ साथ होते हैं। ठीक है ना। तो इन अभिक्रियाओं पर आधारित होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रोड होंगे उन पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होंगी। तो एक इलेक्ट्रोड पर तो हमेशा होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया और दूसरे इलेक्ट्रोड पर होती है हमेशा अपचयन अभिक्रिया। तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी वो तो कहलाएगा एनोड। याद रखना बच्चों, ठीक है। उसका इस धन और ऋण टर्मिनल से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना किससे है? ऑक्सीकरण से। कि अगर हम इलेक्ट्रोड पर देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है तो वो एनोड कहलाएगा और दूसरे इलेक्ट्रोड पर क्या होगा? फिर अपचयन होगा। तो जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है उसे हम कैथोड कहते हैं। ठीक है ना। वो यहाँ एक हम क्रियाविधि देखेंगे तब देखेंगे कि जो धन टर्मिनल से जुड़ी हुई छड़ थी उस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही थी, इसलिए हमने उसको एनोड कह दिया था, और जो ऋण टर्मिनल से जुड़ी हुई अभिक्रिया थी वो अपचयन हो रहा था, इसलिए हमने उसको कैथोड कह दिया। ठीक है। लेकिन एनोड का मतलब जहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है और कैथोड का मतलब जहाँ पर अपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक है। देखिए मैंने ये सेल विद्युत अपघटनी सेल लिया है, ये एक पात्र है जिसको हम कहते हैं वोल्टामीटर या वोल्टता मापी। ठीक है ना। इसमें हमने ले लिया है गलित NaCl को पिघलाया और भर दिया। इसमें मैंने ये 2 पीटी की छड़ डुबो दी हैं। दोनों पीटी की छड़ों को हमने यहाँ बैटरी से जोड़ दिया और कुंजी लगा दी है। ठीक है ना। ये हमने पूरा एक सेल बना दिया। एक विद्युत अपघटनी सेल का प्रारूप है, एक पात्र जिसमें 2 छड़ हैं और दोनों छड़ों को डुबोया हुआ है विद्युत अपघट्टे में। यह हमने विद्युत अपघट्टे के रूप में लिया है गलित NaCl। एक को हमने धन टर्मिनल से जोड़ दिया, एक को हमने ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया और कुंजी लगा दी है। अब जैसे ही हम कुंजी लगाते हैं यानी परिपथ को पूरा करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा? विद्युत अपघटन होगा। तो यहाँ देखो सबसे पहले NaCl का विद्युत अपघटन होगा। जब NaCl का विद्युत अपघटन होगा तो ये अपने आयनों में आयनित होगा, Na+ और Cl-। ठीक है ना। अभी Na+ और Cl- आयन जो बने हैं इनका क्या होगा? आकर्षण होगा। धनायन तो आकर्षित होगा ऋणावेशित छड़ की तरफ और ऋणायन आकर्षित होगा धनावेशित छड़ की तरफ। ठीक है। तो आवेश किस आधार पर तय हुए हैं? इस बैटरी के आधार पर। तो ये सोडियम धनायन किसकी तरफ जाएगा? ऋणावेशित छड़ यानी कि कैथोड की तरफ। और Cl- आयन कहाँ जाएगा? धनावेशित छड़ यानी कि एनोड की तरफ, यानी विपरीत आवेशों के आवेशित क्षणों की ओर आकर्षित होंगे। तो जब ये सोडियम आयन कैथोड पर पहुंचेगा तो क्या होगा? Na+, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये ऋणावेशित था तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और सोडियम के रूप में, ठोस के रूप में यहाँ पर अवक्षेपित हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कौन सी प्रक्रिया हुई है? सोडियम धनायन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना कौन सी अभिक्रिया होती है? अपचयन अभिक्रिया। ठीक है ना। और आपने ऑर्डोडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा है जो अपचयन अर्ध अभिक्रिया हुई है। अर्ध क्यों कहा? क्योंकि अभी तो आधा ही काम हुआ है, पूरा काम तो अभी होना है। तो अपचयन अर्ध अभिक्रिया को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? RH, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है ना। तो कैथोड पर हमें सोडियम धातु प्राप्त हो गई। अब एनोड पर क्या होगा? एनोड पर Cl- जाएंगे और Cl- जाएंगे धनावेशित छड़ के ऊपर तो अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो उदासीन परमाणु के रूप में परिवर्तित होंगे। उदासीन परमाणु का कोई अस्तित्व नहीं होता तो वो Cl2 गैस के रूप में बाहर निष्कासित होने लगते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं। इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ये अपचयन अभिक्रिया थी आधी, तो ये हो गई ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई आधी, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है ना। इस तरीके से अपने आप ही क्या होगा कि हमें सोडियम धातु तो प्राप्त होने लगेगी कैथोड पर और Cl2 गैस प्राप्त होने लगेगी एनोड पर। क्लियर बच्चों? ठीक है ना। तो अब यहाँ धीरे धीरे क्या होगा? ये NaCl जो होगा ना, ये NaCl धीरे धीरे इसकी मात्रा घटने लगेगी और इसकी मात्रा घटने लगेगी तो इसकी मुक्त ऊर्जा जो होगी वो बढ़ने लगेगी, क्योंकि इसको विद्युत ऊर्जा मिल रही है ना, तो इसकी विद्युत ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा बढ़ने लगेगी। और आपने स्वतः परिवर्तन में देखा, याद होगा आपको, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है कि जब ΔG का मान धनात्मक होता है ना, तो वो प्रक्रम कैसा होता है? अस्वतः प्रवर्तित। ठीक है ना। अर्थात ये जो विद्युत अपघटनी सेल होते हैं ये अस्वतः प्रवर्तित प्रक्रम पर आधारित होते हैं। क्लियर बच्चों? तो इस तरह विद्युत अपघट्टे की सांद्रता घटने लगती है तथा सेल की मुक्त ऊर्जा यानी कि ΔG में वृद्धि होने लगती है। अतः यह सेल अस्वतः प्रवर्तित प्रक्रम पर आधारित है। समझ में आ गया बच्चों? ये था विद्युत अपघटनी सेल। अब हम देखते हैं विद्युत रासायनिक सेल।
देखिए जी, विद्युत रासायनिक सेल का मतलब क्या हुआ, वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सबसे पहले तो इनकी परिभाषा हो गई, ठीक है ना। दूसरी बात, इनका एक नाम और है, इनको ज़्यादातर जो जाना जाता है वो जाना जाता है गैल्वेनिक सेल के नाम से, ठीक है, या वोल्टिक या वोल्टता सेल, ज़्यादातर इसको हम गैल्वेनिक सेल के नाम से ही जानेंगे, ठीक है ना। ये सेल जिनमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं, जैसे डेनियल सेल। अब इस डेनियल सेल के उदाहरण से हम इसकी पूरी क्रियाविधि को समझते हैं, ठीक है ना। देखिए डेनियल सेल क्या होता है, ये डेनियल सेल का प्रारूप बनाया है हमने। देखना यहाँ हमें डिफरेंसेस भी ध्यान रखने हैं फिर आगे। हाँ, यहाँ हमने दो अलग अलग पात्र लिए हैं, देखिए दो पात्र हैं, ठीक है ना। दोनों पात्रों में हमने एक विलयन लिया, अलग अलग विलयन लिया है। इसमें हमने भरा है CuSO4 विलयन, इसमें हमने भरा है ZnSO4 विलयन, ठीक है ना। ZnSO4 विलयन में हमने डुबोई है Zn की छड़, और CuSO4 विलयन में डुबोई है हमने Cu की छड़, ठीक है ना। ये चीज़ दिमाग में आ रही है। जबकि अभी मैंने जब NaCl का विद्युत अपघटन आपको समझाया था, वहाँ एक ही धातु की दो छड़ ली थी, एक ही पात्र में ली थी, ठीक है ना। तो यहाँ हमने दो अलग अलग इलेक्ट्रोड या दो अलग अलग छड़ हैं जिनको अलग अलग विलयनों में डुबोया है। धातु की जिस धातु की छड़ है उसको उसी धातु के धनायन वाले विलयन में डुबोया है, ठीक है ना। इनके लिए हमने कुंजी लगा दी है, यहाँ बैटरी नहीं जोड़नी, विद्युत धारा तो हमें प्राप्त होगी, तो बैटरी धारा के ज्ञात करने के लिए यहाँ हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ एक विशेष चीज़, नई चीज़ क्या आई है कि यहाँ ये दोनों पात्र, दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं अलग अलग हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को जोड़ने के लिए हम एक विशेष U आकार की नली काम में लेते हैं, जिसे हम लवण सेतु कहते हैं, ठीक है। लवण मतलब जिसमें लवण भरा हुआ है, सेतु मतलब जोड़ने वाला, दो अलग अलग किनारों को जोड़ने वाला है। तो ये लवण सेतु है जो उल्टे U आकार की नली होती है। इसमें कोई ना कोई विद्युत अपघट्य, अक्रिय विद्युत अपघट्य है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट या एगार एगार या एल्यूमिनियम सल्फेट, कुछ भी पदार्थ भरा हुआ होता है, ठीक है ना। ये एक मैंने डेनियल सेल का प्रारूप बना दिया। अब इस डेनियल सेल के प्रारूप में क्या होगा कि जैसे ही हम इसका कुंजी लगाकर परिपथ जो पूरा करेंगे, वैसे ही इसमें अपने आप विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अब अपने आप विद्युत धारा प्रवाहित क्यों हुई, ठीक है, देखो थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डेनियल सेल, इस सेल में दो अलग अलग पात्रों में ZnSO4 तथा CuSO4 विलयन भरा होता है, और इन पात्रों में क्रमशः Zn और Cu की छड़ डूबी रहती है, यानी कि ZnSO4 के विलयन में Zn की छड़ और CuSO4 के विलयन में Cu की छड़। तो दोनों विलयनों को लवण सेतु से जोड़ दिया जाता है। जब किसी तार द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉनों को आपस में जोड़कर परिपथ पूरा करते हैं तो निम्न क्रियाविधि के अनुसार विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। वो क्रियाविधि क्या है, अब यहाँ देखो, हमने दो अलग अलग धातुओं उनके अलग अलग विलयन में डुबोया हुआ है। अब धातुओं का मतलब क्या होता है, धातुओं का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागना, ठीक है ना। तो यहाँ Cu और Zn दोनों ही इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखती हैं, लेकिन दोनों की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति समान नहीं होती, ठीक है। जैसे पढ़ाई हम करते हैं, सब बच्चे करते हैं, लेकिन सब बच्चों की पढ़ाई करने की प्रवृत्ति समान नहीं होती। उसी तरीके से सभी इलेक्ट्रोडों की या सभी धातुओं की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति समान नहीं होती। कोई धीमे से त्यागता है, कोई शीघ्रता से त्यागता है। जो शीघ्रता से त्यागता है उनको कहते हैं हम सक्रिय, जो शीघ्रता से नहीं त्यागते उनको हम कहते हैं कम सक्रिय, ठीक है। और विद्युत रासायनिक श्रेणी हम पढ़ चुके हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी को हमने धातुओं की सक्रियता के आधार पर ही व्यवस्थित किया है। तो यहाँ पर Zn जो है वो Cu की तुलना में सक्रिय धातु है। सक्रिय धातु का मतलब क्या हुआ कि ये पहले इलेक्ट्रॉन त्याग देगी, पहले इलेक्ट्रॉन त्याग देगी तो इसका पहले ऑक्सीकरण हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तार में से होते हुए परिपथ को पूरा करेंगे और इस तरह से प्रवाहित होने लगेंगे, और कहाँ पहुँचेंगे फिर, इस छड़ तक, ठीक है ना। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का जो आधिक्य है वो इस छड़ पर बढ़ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा, माइनस आवेशित, ठीक है ना। ओके, क्लियर ये चीज़। ये ऋणावेशित क्यों हुई छड़, क्योंकि यहाँ इस Zn की जो छड़ थी इसने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा। देखिए Zn Cu की तुलना में अधिक सक्रिय धातु रहते हैं, Cu से पहले इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn+2 में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो ये एनोड बन गया, क्योंकि एनोड का मतलब क्या होता है, जहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है। तो Zn = Zn+2 एक्वेटिक +2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ एकत्रित होंगे, इस छड़ पर एकत्रित होंगे, इसीलिए ये छड़ कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित। इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, OHR, यानी कि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ठीक है ना। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचेंगे तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यहाँ होगा। तो यहाँ क्या होगा कि जब इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो ऑक्सीकरण तो अभिक्रिया यहाँ हो गई, तो अब यहाँ क्या होगी, फिर यहाँ फिर अपचयन होगा। तो Cu+2 आयन इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके Cu में अपचयित हो जाते हैं और इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाते हैं। तो यहाँ से जो Cu+2 आयन होंगे वो धीरे धीरे इस पर एकत्रित हो जाएंगे। तो ये Cu की जो छड़ है वो मोटी होने लगेगी और यहाँ इसकी विलयन की सांद्रता कम होने लगेगी। जबकि यहाँ पर देखो
देखो ये धीरे धीरे Zn जो है Zn+2 में बदलेगा, Zn+2 में बदलेगा तो धीरे धीरे घुलता जाएगा तो ये जो छड़ पहले इतनी थी वो अभी इतनी हो चुकी है, धीरे धीरे ये छड़ जो है वो गलने लगेगी, जबकि ये वाली जो छड़ है वो मोटी होने लगेगी। जब ये छड़ मोटी होगी जिसका मतलब इस विलयन का जितना भी Cu है वो यहाँ पर जमा होने लगेगा, तो इस विलयन की सांद्रता जो कैथोड है इसके विलयन की सांद्रता तो होने लगेगी कम, लेकिन जो एनोड है जिसको हम एनोडिक विलयन कहेंगे इसकी सांद्रता बढ़ने लगेगी। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए कैथोड पर Cu+2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, ठीक है ना, तो CuS यानी ठोस रूप में जमा हो गया, इसे हम कहेंगे RH रिडक्शन हाफ रिएक्शन, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों पर होने वाली अभिक्रियाओं को हम अर्ध सेल अभिक्रियाएं कहते हैं। विद्युत अपघटनी सेल में भी ऐसा ही था, अर्ध सेल अभिक्रियाएं थी, एक पर ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया हो रही थी, एक तरफ अपचयन अर्ध अभिक्रिया हो रही थी। यहाँ भी वही चीज़ है, और दोनों अभिक्रियाओं को जब जोड़ दें तो हमें जो अभिक्रिया मिलेगी उसे हम कहेंगे नेट सेल या पूर्ण सेल अभिक्रिया, NCR, नेट सेल रिएक्शन। तो यह नेट सेल रिएक्शन क्या हुई, ZnS प्लस Cu+2 इज इक्वल टू Zn+2 प्लस CuS, यानी Zn का तो Zn+2 में ऑक्सीकरण हो गया और Cu+2 का Cu में अपचयन हो गया। Zn ने जो इलेक्ट्रॉन तो त्यागे थे उनको Cu ने ग्रहण कर लिया, तो ये तो Cu में अपचयित हो गया और ये ऑक्सीकृत हो गया। ठीक है ना, अब देखो यहाँ हम कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसकी ये सेल कंप्लीट हो गया, इसके बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं जो मैंने इस बॉक्स में लिखी हैं। इस प्रकार एनोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण वह ऋणावेशित हो जाता है और कैथोड धनावेशित हो जाता है। ठीक है ना, आवेश को ध्यान रखना है, ये डिफरेंस आएगा विद्युत अपघटनी सेल के साथ इसका। ठीक है ना, ये सेल जैसे जैसे कार्य करने लगेगा इसकी मुक्त ऊर्जा कम होने लगेगी, क्योंकि ये सेल खुद काम कर रहा है। विद्युत अपघटनी सेल में इसको काम करने के लिए विद्युत ऊर्जा मिली थी, लेकिन यहाँ पर विद्युत रासायनिक सेल को खुद काम करना पड़ रहा है। जब हम खुद अपना काम करते हैं तो हमारी ऊर्जा कम होती है, तो इस सेल जब खुद काम करेगा, खुद विद्युत धारा का प्रवाहित करेगा, तो इसकी मुक्त ऊर्जा कम होगी, यानी डेल्टा जी का मान ऋणात्मक हो गया। और जहाँ डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है वो प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होते हैं, अर्थात ये सेल स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम पर आधारित होते हैं। ठीक है ना, अगला पॉइंट देखिए, एनोड धीरे धीरे घुलने लगता है और एनोडिक विलयन की सांद्रता में वृद्धि होने लगती है, अभी बताया था मैंने आपको। ठीक है, कैथोड पर धातु का निक्षेपण होने से कैथोड मोटा होने लगता है एवं कैथोडिक विलयन की सांद्रता घटने लगती है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ होता है और विद्युत धारा हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ ही प्रवाहित होती है। ये दोनों पॉइंट तो चाहे विद्युत अपघटनी सेल हो चाहे विद्युत रासायनिक सेल हो, सभी के लिए समान होते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब ये क्लियर हो गया तो अब यहाँ से अपन आसानी से निकाल सकते हैं विद्युत अपघटनी और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर। देखिए कुल 8 अंतर हैं विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में। सबसे पहला अंतर इनकी परिभाषा के अनुसार, विद्युत अपघटनी सेल का मतलब क्या हुआ कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है ना, फिर विद्युत अपघटनी सेल में हमने क्या देखा था कि एक ही पात्र में एक ही धातु के 2 इलेक्ट्रोड काम में लिए थे। ठीक है ना, याद होगा आपको, देखिए इसमें एक ही पात्र में एक ही धातु के 2 इलेक्ट्रोड काम में लिए थे। ठीक है ना, जबकि इसमें विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, 2 अलग अलग पात्रों में 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड प्रयुक्त किए जाते हैं। देखो 2 अलग अलग पात्रों में 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है ना, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विद्युत अपघट्य में डूबे होते हैं क्योंकि एक ही पात्र में थे, जबकि यहाँ दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्रों में अलग अलग विद्युत अपघट्यों में डूबे हुए रहते हैं। ठीक है ना, अगला अंतर लवण सेतु का। विद्युत अपघट्य सेल में लवण सेतु जैसी कोई चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि दोनों विद्युत अपघट्य एक ही विद्युत अपघट्य में डूबे होते हैं, जबकि यहाँ पर एक लवण सेतु जैसी चीज़ भी प्रयुक्त करनी पड़ती है, तो लवण सेतु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला अंतर आवेश का, जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड जहाँ अपचयन हुआ था वो ऋणावेशित था और जो एनोड था वो धनावेशित था, लेकिन विद्युत रासायनिक सेल में उल्टा होता है, कैथोड धनावेशित होता है और एनोड ऋणावेशित होता है। क्लियर। अगला अंतर भी मैंने आपको समझाया था कि जो विद्युत अपघटनी सेल होते हैं, मैंने आपको बताया था NaCl की सांद्रता लगातार कम होती जाती है, यानी विद्युत अपघट्य की सांद्रता निरंतर घटती जाती है, लेकिन विद्युत रासायनिक सेलों में एनोड घुलता जाता है ना, इसलिए एनोडिक विलयन की सांद्रता तो बढ़ती जाती है। ठीक है, जबकि कैथोडिक विलयन की सांद्रता में कमी होती जाती है। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चरल इसकी थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ी सी देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो विद्युत अपघटनी सेल होते हैं इनकी जो मुक्त ऊर्जा है वो समय के साथ बढ़ती जाती
ठीक है ना, बढ़ती जाती है, डेल्टा जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी क्योंकि इसको विद्युत ऊर्जा मिलती जाती है, जबकि विद्युत रासायनिक सेलों को स्वतः काम करना पड़ता है। तो जब वो स्वतः काम करते हैं तो उनकी जो मुक्त ऊर्जा है वो लगातार कम होती जाती है, डेल्टा इज स्मॉलर देन जीरो। ठीक है, तो इस डेल्टा जी के अकॉर्डिंग हम ये कह देते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल तो अस्वतः प्रवर्तित प्रक्रम पर आधारित होते हैं, ठीक है ना, जबकि विद्युत रासायनिक सेल स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम पर आधारित होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, एक ही पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर आपको ये डिफरेंसेस समझ में आ गए ना तो आपको ये आगे चैप्टर बहुत इजी लगेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है ना, समझ में आ गई, इस ये पूरी समरी हो गई पूरी कि विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में क्या अंतर होता है। थैंक यू।